नमस्कार। हम बात कर रहे थे रस निष्पत्ति की। रस की निष्पत्ति कैसे होती है, इस संबंध में आचार्यों ने अलग अलग मत दिए हैं, जिस संबंध में हमने भट्टलोडट का उत्पत्तिवाद, भट्टशंकु का अनुमितिवाद ये हम कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं भट्टनायक के भुक्तिवाद की। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति कैसे होती है, इस संबंध में भट्टनायक ने जो मत दिया है, भट्टनायक ने जो सिद्धांत दिया है, वो भुक्तिवाद के नाम से जाना जाता है। तो हम बात करते हैं कि भुक्तिवाद क्या है। भट्टनायक के अनुसार काव्य या नाटक में 3 शक्तियां होती हैं। उन्होंने काव्य या नाटक में 3 शक्तियां बताई हैं: अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। उनके अनुसार सबसे पहले अभिधा शक्ति से हम किसी भी नाटक के कथानक और पात्रों का परिचय प्राप्त करते हैं अभिधा के माध्यम से। उसके बाद भावतत्व शक्ति अपना कार्य आरंभ करती है। भावतत्व को ही साधारणीकरण कहते हैं। भावतत्व को ही साधारणीकरण कहते हैं। साधारणीकरण से के सिद्धांत से परिचित कराने वाले आचार्य हैं भट्टनायक। पहली बार जिसने साधारणीकरण से परिचित करवाया वो है भट्टनायक। साधारणीकरण क्या है? विशेष से साधारण बनने की प्रक्रिया को हम साधारणीकरण कहते हैं। हम सब अपने व्यक्तिगत जीवन में विशेष हैं, लेकिन व्यक्तित्व का विलयन हो जाना साधारणीकरण है। उनके अनुसार ये साधारणीकरण 3 चीजों का होता है। साधारणीकरण होता है दर्शकों का, स्थायी भावों का और साधारणीकरण होता है अहंकारों का। भट्टनायक के अनुसार अभिधा के माध्यम से हम कथा का, पात्रों का परिचय प्राप्त करते हैं। फिर भावतत्व शक्ति अपना कार्य आरंभ करती है। भावतत्व को ही साधारणीकरण कहते हैं। विशेष से साधारण बनने की प्रक्रिया साधारणीकरण है। और यह साधारणीकरण 3 तत्वों का होता है, 3 चीजों का होता है: दर्शकों का, स्थायी भावों का और अनुकारों का। दर्शक अपनी व्यक्तिगत, कालगत, स्थानगत विशेषताओं से बंधे रहते हैं, अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं से बंधे रहते हैं, परंतु जैसे ही नाटक देखते हैं, कथा पढ़ते हैं, वैसे ही व्यक्तिगत विशेषताओं से, काल के बंधनों से, स्थान के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और उनका साधारणीकरण हो जाता है। फिर साधारणीकरण होता है स्थायी भावों का। स्थायी भाव भी दुखात्मक और सुखात्मक से परे भाव के रूप में रह जाते हैं और अनुकार्य भी अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं से परे हट करके साधारण रूप में हमारे सामने आते हैं। इस प्रकार से इन तीनों का साधारणीकरण होता है। फिर एक तीसरी शक्ति कार्य आरंभ करती है, जिसे उन्होंने कहा है भोजकत्व। इस प्रकार से जब राम सीता के प्रति प्रेम भाव व्यक्त करते हैं तो यही भाव जो है वो पूरे वातावरण में फैल जाता है और दर्शक जिनका साधारणीकरण हो चुका है वे इस भाव का भोग करने लगते हैं। भावों का यही भोग रस है। भावों का यही भोग रस है। तो इस तरह से भट्टनायक के अनुसार हम भावों का भोग करते हैं। वे भाव जो नाटक आदि में प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हीं का भोग दर्शक करने लगते हैं और भावों का भोग भोजकत्व रस। तो इस तरह से इन्होंने जो सिद्धांत दिया है वो बहुत सारी जो प्रश्न हमारे सामने थे उनका समाधान हो जाता है। सीता आदि पूज्य पात्रों के प्रति हम भी प्रेम भाव की अनुभूति कैसे करते हैं, तो उसका कारण ये है कि अनुकारों का साधारणीकरण हो जाता है। शोक आदि दुखात्मक भावों में भी हम रस की अनुभूति कैसे कर पाते हैं? क्यों? क्योंकि स्थायी भावों का भी साधारणीकरण हो जाता है। इस तरह से साधारणीकरण से परिचित करवा करके इन्होंने बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर हमें दे दिया। परंतु एक बात जो उन्होंने कही है, भावों का भोग। भावों का भोग नहीं होता, भावों की अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि भाव कोई बाहर की चीज नहीं है जो हम अंदर ग्रहण करेंगे, बल्कि भाव हमारे अंदर स्थित हैं और उन भावों की हम अभिव्यक्ति करते हैं। इस तरह से ये सिद्धांत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां हैं जो आगे चल करके अभिनव गुप्त ने बताई और अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत दिया। अब हम बात करते हैं अभिनव गुप्त के अभिव्यक्तिवाद की। अभिनव गुप्त ने 2 शक्तियां मानी। वो कहते हैं कि 2 शक्तियां होती हैं। पहली है व्यंजना व्यापार, दूसरा है विभावन व्यापार।
पहला है व्यंजना व्यापार और दूसरा है विभावन व्यापार। इनके अनुसार हम नाटक आदि के पात्रों का और कथानक का परिचय अभिधा से प्राप्त नहीं करते, अपितु व्यंजना से प्राप्त करते हैं। इस तरह से व्यंजना के माध्यम से हम पात्रों का परिचय प्राप्त करते हैं। फिर साधारणीकरण, विभावन। विभावन को उन्होंने कहा है साधारणीकरण। तो साधारणीकरण 3 चीजों का होता है, स्थायी भावों का, दर्शकों का और अनुकारों का। जब तीनों का साधारणीकरण हो जाता है तो जब राम सीता के प्रति प्रेम भाव व्यक्त करते हैं तो दर्शकों के हृदय में स्थित प्रेम भाव भी जागृत होता है और जागृत होकर के अभिव्यक्त होने लगता है। भावों की यही अभिव्यक्ति रस है। हम कैसे देखेंगे? व्यंजना के माध्यम से हमने क्या किया? पात्रों का, कथानक का हमने परिचय प्राप्त किया। उसके बाद विभावन साधारणीकरण हो जाता है हमारा, स्थायी भावों का साधारणीकरण होता है, अनुकारों का साधारणीकरण होता है और दर्शकों का साधारणीकरण होता है। फिर जब राम सीता के प्रति प्रेम भाव व्यक्त करते हैं तो दर्शक भी अपने मन में स्थित प्रेम भाव को अभिव्यक्त करने लगते हैं। इस तरह से भावों की यही अभिव्यक्ति रस है। यह अभिव्यक्ति कैसे होती है इसका उदाहरण इन्होंने दिया है कि जिस तरह से हम मिट्टी का एक घड़ा लेकर के आते हैं जिसमें कोई सुगंध नहीं है किसी भी प्रकार की, लेकिन जैसे ही हमने उसके अंदर पानी डाला तो एक अव्यक्त सुगंध जो है वो प्रकट होने लगती है, अभिव्यक्त होने लगती है। ठीक उसी प्रकार से हमारे अंदर विभाव आदि जो स्थित हैं, भाव स्थित हैं, वे विभाव आदि का संपर्क पा करके अभिव्यक्त होने लगते हैं। इस तरह से अभिव्यक्तिवाद, रस की अभिव्यक्ति होती है, ना कि रस का भोग होता है। फिर एक प्रश्न और है कि लौकिक विभाव आदि से बनने वाला ये रस जो है वो अलौकिक क्यों होता है? जैसा कि कहा गया है रस ब्रह्मानंद सहोदर है, ब्रह्मानंद के समान है, वैसी अनुभूति हमें होती है, हम उसमें वैसे भी खो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो इन्होंने कहा कि प्रपाणक रस उदाहरण दिया है। प्रपाणक रस जिस प्रकार से जल जीरे आदि में सब ज्ञात मसाले हैं परंतु उसका स्वाद उन सब ज्ञात मसालों से अलग होता है, वैसे ही विभाव आदि जो लौकिक चीजें हैं उनसे बनने वाला रस जो है वो अपने आप में अलौकिक होता है। इस तरह से भट्टलोलट, शंकुक, नायक और अभिनव गुप्त के रस के संबंध में, ये निष्पत्ति के संबंध में विचार है। एक प्रश्न जो बनता है साधारणीकरण, तो साधारणीकरण देने वाले भट्टनायक हैं। भट्टनायक के भुक्तिवाद से साधारणीकरण का आरंभ होता है और बाद का सारा साधारणीकरण के अंतर्गत आएगा। अब हम बात करते हैं हिंदी के आचार्यों की कि हिंदी में रस के संबंध में क्या मत दिए गए। तो इस संबंध में प्रसिद्ध जो है वो है आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल ने रस के संबंध में अपनी मौलिक धारणाएं प्रस्तुत की हैं। उनके अनुसार पहली बात तो उन्होंने कहा कि पाठक या दर्शक के मन में जो चीज आती है, जो वस्तु आती है, जो व्यक्ति आता है, वह जिस प्रकार से नाटक में आश्रय के लिए जो आलंबन बनता है, दर्शक के लिए भी वही आलंबन बनता है। अर्थात दर्शक का मन जो है वो आश्रय के साथ जुड़ता है और आश्रय जैसी अनुभूति जो है वो आलंबन के प्रति दर्शक भी करने लगता है। दूसरी बात उन्होंने कही है आलंबन का औचित्य। आलंबन का औचित्य, आलंबन का औचित्यपूर्ण होना जरूरी है। किस प्रकार से? उनके अनुसार नाटक आदि में अगर हम देखते हैं तो आलंबन को दिखा करके रस जागृत होता है, परंतु किसी भी